हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 जो कि है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जिनका यूज़ फार्मेसी में किया जाता है उसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है। इसमें मेनली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो ये जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है इसका डेफिनेशन है द phenomenon of spontaneous emission of certain kind of invisible radiations by certain substances is called radioactivity। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक टाइप का फेनोमेनन होता है या एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं। स्पॉन्टेनियसली वो क्या करेंगे, अपना जो भी रेडिएशन है वो इमिट करेंगे। तो ये जो फेनोमेनन है जिससे रेडिएशन इमिट हो रहा है उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और The substances which emit such radiation is called radioactive substances। और ऐसे सब्सटेंस जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। अब इसमें क्या है, आपका एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल। तो आपका ये जो रेडियो एक्टिविटी है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। एक्सीडेंटली हो गया था इसका डिस्कवरी। फर्दर मॉडिफिकेशन वर एनालाइज्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन किया, फर्दर उसमें चेंजेस लाए और उसे एक्सप्लेन किया। तो वो आपके थे रदरफोर्ड। तो ये इस तरीके से हमारा ये जो रेडियो एक्टिविटी है उसका ये डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के रेडिएशन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के रेडिएशन होते हैं या रेडिएशन को ही रेज भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रेज अगर हम देखें तो 3 टाइप के हैं। पहला है हमारा अल्फा रेज, दूसरा है हमारा बीटा रेस और तीसरा है हमारा गामा रेस। ये तीनों रेडिएशन आपने पहले भी सुना होगा। तो ये जो अल्फा रेज होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। जो बीटा रेज होते हैं वो निगेटिवली चार्ज रेज होते हैं और जो गामा रेज होते हैं वो न्यूट्रल चार्ज रेज होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रली होते हैं, इसमें निगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ रे को क्लासीफाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या क्या यूनिट होती है। हम नॉर्मल सिस्टम में भी उसकी यूनिट देखेंगे और एसआई सिस्टम में भी उसका यूनिट देखेंगे। तो आपका ये जो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है इसे हम पहले तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का क्यूरी। इसका जो पहला यूनिट है वो है क्यूरी। ठीक है, इसे हम CI से भी डिनोट करते हैं और C से भी डिनोट करते हैं, दोनों ही साइन क्यूरी का होता है। अब जो 1 CI है यानी कि एक क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। तो आपका ये जो एक क्यूरी है वो किसके बराबर है? आपके 3.7 इंटू 10⁻10 DPS के बराबर होता है। यहाँ पर ये जो DPS है इसका फुल फॉर्म होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये जो DPS है वो क्या है आपका? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये आपका DPS होता है। इसका जो सेकेंड यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का वो है आपका रदरफोर्ड। ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। रदरफोर्ड ने भी क्या किया था, इसका डिस्कवरी में हेल्प किया था, मॉडिफिकेशन किया था इसकी डिस्कवरी में। तो उसके नाम से भी इसके यूनिट को दिया गया है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को हम RD से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका ये कितना होता है? 1 RD इज इक्वल टू 10⁶ DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 1 RD इज इक्वल टू 10⁶ DPS होता है। अब इसका जो तीसरा यूनिट है वो है आपका रोन्टेगन। इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 R इज इक्वल टू होता है 2.58 इंटू 10⁻⁴ CKg। ये आपका 1 R का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। नेक्स्ट यूनिट है इसमें आपका फोर्थ यूनिट है RAD। RAD का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी ऑफ एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज का क्या रेडियो एक्टिविटी होता है उसे हम RAD कहते हैं। 1 RAD इज इक्वल टू होता है 10⁻² J यानी कि जूल Kg इनवर्स। तो ये आपका 1 RAD का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में आपका ये जो रेडियो एक्टिविटी है उसे हम बैक्वेरेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बैक्वेरेल ये इसके साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था। हेनरी बैक्वेरेल ने इसे डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे ये पड़ा था बैक्वेरेल। इसे BQ से इसे डिनोट किया जाता है। 1 BQ इज इक्वल टू 1 DPS होता है। 1 BQ इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, अगर RD के फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो 10⁶ BQ इज इक्वल टू 1 RD होता है रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये जो 10⁶ DPS है ये आपके किसके बराबर है? एक बैक्वेरेल के बराबर होता है।
नेक्स्ट है 1C, अगर हम इसे क्यूरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्यूरी में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरल। आपका ये जो भी यूनिट है जिसको ये हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूला दिया, चाहे हमने क्यूरी का दिया हो, रदरफोर्ड का दिया हो, रॉन्टेगन का दिया हो या आरएडी का दिया हो, ये जो वैल्यू है ये 1 बेक्यूरल के बराबर है। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 1 बेक्यूरल, और 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितना होता है 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड DPS। तो ये है इसके SI यूनिट्स। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, MCQ का बेसिकली ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, RAD दिया जाएगा, रदरफोर्ड दिया गया, क्यूरी दिया गया और बेक्यूरल दिया गया। तो आपका अगर SI यूनिट पूछा है तो उसमें सिर्फ बेक्यूरल आएगा, और अगर आपका नॉर्मली यूनिट पूछा है और इसमें 2-3 ऑप्शन दिया है तो अगर ऑल ऑफ दी अबव इसमें कोई ऑप्शन है तो वो आपका हो जाएगा। तो ये आपकी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होते हैं। इस यूनिट में हमें मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी को किन किन तरीकों से मेजर किया जाता है। तो इसमें हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज़ हम उसके मेजरमेंट में करते हैं। तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमारा पहला चीज़ हो जाएगा आयोनाइजेशन चैम्बर। ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है इसका यूज़ रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट में किया जाता है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे ईगर मुलर काउंटर, जिसे हम GM काउंटर भी कहते हैं। सेंटिलेशन टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम्स हैं या फिर कह सकते हैं मशीन्स है जिसका यूज हम करते हैं रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट में। पहला इसमें हमारा डिवाइस हो जाएगा आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर नाम से पता चल रहा है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करेगा, आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो ये क्या होता है, अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। आपका ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है ये बहुत सारे साइजेस में भी आता है और बहुत सारे शेप्स में भी आता है। नेक्स्ट है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर फिल्ड विद गैसेस एंड फिटेड विथ 2 इलेक्ट्रोड्स केप्ट एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अ मेजरिंग डिवाइस टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट। अगर हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या बना हुआ है, जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा है ये एक टाइप का चैम्बर है, ठीक है। तो इसमें एक आपका चैम्बर रहेगा जो कि किससे भरा होगा, गैस से भरा होगा। कोई सा भी गैस इसमें रहेगा, अभी मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी आपको। तो ये जो चैम्बर है वो अंदर से गैस से भरा होता है और इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड इसमें फिट रहेंगे। तो एक ये एक जो ऊपर वाला आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रोड है और ये नीचे वाला दूसरा इलेक्ट्रोड है। 2 इलेक्ट्रोड्स ऐसे उसमें लगे होते हैं, बीच में जगह खाली होता है, चैम्बर होता है, उसमें गैस भरा होता है, ठीक है। कैप्ट एट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये इसको हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में रखते हैं। एक साइड एनोड रहेगा, एक साइड कैथोड रहेगा। मेनली इसमें 50 से 100 वोल्ट तक का करंट होता है। तो ये आपका डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता है और एक मेजरिंग डिवाइस होता है। मेजरिंग डिवाइस कहने का मतलब है एक टाइप का मीटर यहाँ पर लगा होगा। तो ये आप जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक मीटर है। इसी में क्या होता है, कोई भी अगर फ्लक्चुएशन होता है तो वो इसमें शो करता है, ठीक है। डिजिटल मीटर भी हो सकता है या इस तरीके का मीटर भी हो सकता है। इसमें रीडिंग आएगा कोई सा भी, जैसे आप कोई भी नॉर्मली मशीन देखते होंगे तो जो डिस्प्ले में एक मीटर लगा होता है, एक यूनिट जैसा लगा रहता है, तो वैसी टाइप का यहाँ पर भी मीटर एक लगा होता है। तो इसी में क्या आता है, आपका रीडिंग आता है कोई सा भी, ठीक है। जो भी इसके अंदर होगा उसका रीडिंग हमें इस मीटर पे मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है मेजरिंग डिवाइस। और टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट, और ये क्या इंडिकेट करेगा, आपका फ्लो ऑफ करंट को इंडिकेट करेगा। अंदर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लगाया है, 2 इलेक्ट्रोड लगाया है, उसके बीच हमने करंट पास किया है, अंदर में गैस भरा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगा। तो उसी को ये क्या करता है, मीटर इंडिकेट करता है। तो ये तो हो गया इसका एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है या ये कैसे काम करता है। तो द फिल्ड गैस कैन बी ऑर्गन, हीलियम और एयर। तो इसमें हम जो गैस फिल करते हैं, जैसे मैंने बताया ये जो चैम्बर है इसके अंदर क्या होता है, गैस पाया जाता है। तो ये जो गैस है वो कौन कौन से गैस हो सकते हैं, या तो ऑर्गन का गैस हो सकता है, या फिर हीलियम हो सकता है, या फिर ये एयर हो सकता है। तो इस चैम्बर के अंदर में जो भी गैस रहेगा वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्या होता है इसमें, अब इसका अगर हम प्रोसेस देखें तो रेडिएशन ब्रिंग्स अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विच कॉजेज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इन टर्न रिवील्स द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या होता है, पहले तो एक रेडिएशन सोर्स होता है, ठीक है। ये जो यहाँ से रेड कलर का एरो दिख रहा है ये एक रेडिएशन सोर्स है जिससे कोई भी रेडिएशन अंदर जा रहा है। रेडिएशन यानी कि अल्फा रेस, बीटा रेस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक रेडिएशन सोर्स रहेगा, एक लाइट जैसा यहाँ पर लगे रहेगा, ठीक है। ये रेडिएशन सोर्स है मान लो। तो यहाँ पर से क्या होता है, रेडिएशन इस चैम्बर में अंदर जाता है, ठीक है। अब इस चैम्बर में क्या हुआ, रेडिएशन अंदर गया।
अंदर में क्या है, ऑलरेडी गैस फिल है। अब रेडिएशन भी अंदर जाएगा तो जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या पास करके रखा हुआ है, करंट पास करके रखा हुआ है। एक साइड कैथोड है, एक साइड एनोड है। तो जब हम करंट इसमें सप्लाई करेंगे तो इसके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा अंदर में। हमने जैसे ही रेडिएशन पास किया तो क्या होगा, ये जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। वो पॉजिटिव आयन भी बना लेंगे, नेगेटिव आयन भी बना लेंगे। और ये जो डिसोसिएशन हुआ है आयंस का, इसी को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, आयोनाइजेशन हुआ, अपने जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव में और निगेटिव में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने करंट सप्लाई करके रखा हुआ है, तो ये जो आयंस डिसोसिएट हुए हैं यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव में, ये अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कैथोड की ओर, और जो निगेटिव चार्ज है वो एनोड की ओर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन हुआ और ये जो चार्जेस है वो सेपरेट हो गए। अब इनके सेपरेशन से जो भी करंट जनरेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर से इस मीटर में हमें शो हो जाएगा कि कितना करंट वहाँ पर जनरेट हो रहा है, वही इस मीटर में यहाँ पर शो होगा। उसी का रीडिंग से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितना आयोनाइजेशन हुआ है। उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेडिएशन हमने पास किया है उसकी एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है जो कि उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे रहा है, डिसोसिएट कर दे रहा है, कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है अंदर में जाके, वही ये मीटर बताता है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडिएशन का एक रीडिंग हम यहाँ पर से पा सकते हैं। तो ये है हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर का वर्किंग प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। आप ये डायग्राम दे सकते हैं, ये आपका आयोनाइजेशन चैम्बर का डायग्राम है। ये वाला आपका चैम्बर है, यहाँ रेडिएशन सोर्स रहेगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये मतलब जहाँ से करंट हम जनरेट कर रहे हैं, और ये मीटर है, मेजरिंग डिवाइस। अब हम इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो एडवांटेजेस इसके क्या है, गुड यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स टू रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा होता है, यूनिफॉर्म होता है। वहीं इसका एक डिसएडवांटेज भी है, रिलेटिवली वीक आउटपुट पल्स। इसका जो आउटपुट पल्स है वो वीक रहेगा। इसमें मेनली जो अल्फा रेज होते हैं, बीटा रेज होते हैं और जो गामा रेज होते हैं। ठीक है, 3 रेज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो जो गामा रेज होते हैं, अल्फा रेज होते हैं और बीटा रेज होते हैं, इन तीनों में जो अल्फा रेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन पावर का होता है। यानी कि जब वो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रेडिएशन सोर्स से अल्फा रेज को यहाँ पर पास किया, तो इसका जो आयोनाइजेशन पावर है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको उसके आयंस में डिसोसिएट करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू बीटा रेज एंड गामा रेज। गामा रेज और बीटा रेज के कंपैरिजन में जो अल्फा रेज है उसका जो आयोनाइजेशन पावर है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो उसका रीडिंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिलेगा हमें। लेकिन मान लीजिए अगर हम यहाँ पर गामा रेज यूज़ करते हैं, गामा रेज का सबसे पुअर होता है। ये जो बीटा रेज है उसका भी इसके कंपैरिजन में तो हाई रहता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में लो रहता है। ठीक है, लेकिन जो गामा रेज है उसका सबसे ज़्यादा कम होता है, सबसे ज़्यादा पुअर होता है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए अगर हमने गामा रेज लिया तो उसका आयोनाइजेशन पावर कम है, तो उस केस में हमें जो भी आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर जो भी रीडिंग मिलेगी आउटपुट की, वो उसका जो पल्स है, जो भी उसमें पल्स जनरेट होगा वो बहुत ही वीक होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इसमें से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो पल्स रीडिंग है, ठीक है, जो भी पल्स उसमें जनरेट हो रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है या जो भी उसका आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो इस केस में हम इस चैम्बर का यूज़ नहीं कर सकते। ये अल्फा रेज के लिए बहुत ही अच्छा होता है या बीटा रेज के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। दोनों का पावर क्योंकि हाई होता है आयोनाइजेशन पावर, जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर होगा उतना ही अच्छा रीडिंग हमें यहाँ पर मिलेगा आयोनाइजेशन चैम्बर में, क्योंकि ये आयंस के डिसोसिएशन पे ही काम करता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम और जो तरीके हैं मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के उसके बारे में पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।